सभी एक पहाड़ी पे जड़ी बूटी ढूंढने के लिए आए हुए हैं। वो यहाँ वहाँ ढूंढ ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक बीस्ट उन पे हमला कर देता है। उससे भागते हुए फ्रॉगी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पेड़ पे लटक जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक और बीस्ट आ जाता है और वो उस गोरिल्ला बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो वोल्केनो बीस्ट अपने मुंह से आग उगलता है और उस गोरिल्ला बीस्ट को हरा देता है। तभी उसके ऊपर एक डीमन बॉल फेंका जाता है और वो पोकेमॉन की तरह उसके अंदर चला जाता है और इसे पकड़ा था टैंग ने। टैंग सभी को बताता है कि एक बार किसी बीस्ट को डीमन बॉल में कैच कर लिया गया तो वो पकड़ने वाले का पेट बन जाता है। और इस डीमन बॉल को इन्वेंट योशिको की फैमिली ने किया है। ये एक नया गेम है जिसमें कि तुम बीस्ट को पकड़ के बीस्ट मास्टर बन सकते हो। इसके बाद टैंग कहता है अगर तुम भी स्पिरिचुअल बीस्ट पकड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें इंटरनल टेस्टिंग कोड दे दूंगा और अगर तुम अभी लॉग इन करोगे तो तुम्हें 10 लकी ड्रॉज मिल जाएंगे। और हाउ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बीस्ट हमारे दोस्त हैं, तुम्हारे खिलौने नहीं। जिसके बाद टांग वहाँ से जाने लगता है। वहीं बेचारा फ्रॉगी चिल्ला रहा था अब कोई मुझे तो निकालो। इसके बाद चैन हाउ से पूछता है कि तुम टैंक को गेम खेलता हुआ देख के इतना गुस्सा क्यों हो गए थे। हाउ बताता है कि उसकी फैमिली की एक स्पिरिचुअल पेट शॉप है जहाँ से कि लोग स्पिरिचुअल बीस्ट खरीदते हैं और जब उनका मन भर जाता है उन्हें ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं। तभी उन्हें सामने एक खरगोश फंसा हुआ दिखता है। वो उसकी रस्सी को काट के उसे फ्री कर देते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ इतने ट्रैप है क्यों। तभी फ्रॉगी को कुछ स्मेल आती है और वो उन सभी को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ की एक गुफा में उन्हें एक यूनिकॉर्न दिखता है। फ्रॉगी कहता है लगता है ये बचेगा नहीं, पर मीट तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। ये सुन के वो तीनों ही उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद वो सभी उस बीस्ट को उठा के हाउ की शॉप पे ले जाते हैं। वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं थे तो हाउ खुद ही उसका इलाज करने लगता है और उसके लिए पिल बनाने लगता है। वैंग उससे पूछता है कि पिल बनने में कितना टाइम लगेगा। हाउ कहता है बस 2 घंटे। और तभी उनको समझ आता है कि 2 घंटे में तो ये मर ही जाएगी। वहीं चैन को याद आता है कि उसने टीवी में देखा था कि हर्ब लगाने से ब्लीडिंग ठीक हो जाती है, लेकिन जब वो हर्ब्स चबा रहा था वो खुद ही बेहोश हो जाता है। अपने मंदबुद्धि दोस्तों को देख के वैंग लंबी सांस छोड़ता है और फिर अपने क्रिस्पी नूडल्स यूनी को खिला देता है, जिससे उसकी चोट बड़ी तेजी से हील हो जाती है। जिसके बाद वो उसे नहलाने के लिए लेके जाते हैं। वहीं ये सारी चीजें टैंग और ईशा देख रहे थे। वहीं हाँ उसका रंग देख के उसका नाम सिल्वी रख देता है। तभी टैंग और ईशा वहाँ पहुँच जाते हैं और टैंग कहता है कि ये एक एंशिएंट बीस्ट है जिसके ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टीज है। हाँ गुस्से में उसे यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन तभी ईशा कानून गिनाने लगती है कि अगर एक से ज्यादा लोग एक ही बीस्ट को पकड़ रहे हैं तो जिसने उसे सबसे पहले चोट पहुंचाई है बीस्ट पे हक उसी का होगा। हाउ कहता है कि अगर तुम बीस्ट एक्ट से ही बात करने आए हो तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जिसके बाद वो एक एरिना में पहुंच जाते हैं। टैंक कहता है कि अगर मैं जीता तो वो बीस्ट मेरा होगा और हाउ कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम मेरी फैमिली माउंटेन पे कभी अपने पैर नहीं रखोगे। जिसके बाद टैंक अपना बीस्ट निकाल देता है। चैन पूछता है हाउ तुम्हारे पास कोई ऐसा बीस्ट है जो कि इसे हरा पाए। हाँ बिल्कुल, अपना फ्रॉगी। लेकिन फ्रॉगी लड़ने से साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो दोनों उसे लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन फ्रॉगी सुनता ही नहीं। तो वैंग उसे बिहेव करने को कहता है तो उसे मानना ही पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ सिल्वी आ जाती है। हाउ से ऐसा करने से मना करता है, पर सिल्वी ने अपना मन बना लिया था तो हाउ भी मान जाता है। ये देख के टैंग हंसने लगता है और अपने बीस्ट से उस पे हमला करने को कहता है। तभी हाउ रियलाइज करता है कि उसे तो पता ही नहीं कि सिल्वी कौन से अटैक्स यूज कर सकती है। तो बेचारी सिल्वी बस उस बीस्ट के अटैक्स को डॉज कर रही थी। जिसके बाद हाउ के कहने पे सिल्वी अपनी सींग से उस बीस्ट पे हमला करती है, लेकिन वो उससे टकरा के वापस आ जाती है। तभी टैंग बीस्ट को फायर अटैक करने को कहता है। उस अटैक को सिल्वी डॉज तो कर लेती है, लेकिन वो आग के बीच में गिर जाती है। इसके बाद टैंग अपने बीस्ट को अपना सबसे ज्यादा पावरफुल हमला करने को कहता है। वो उस पे हमला कर ही रहा था कि वैंग सिल्वी से कहता है तुम ये कर सकती हो। और जो नूडल्स सिल्वी को उसने दिए थे वो उसकी डीएनए में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो इवॉल्व हो जाती है। जिसके बाद वो बीस्ट सिल्वी पे हमला कर देता है, पर सिल्वी आसानी से उसके अटैक को रोक देती है। इसके बाद वैंग सिल्वी को लड़ाई को खत्म करने को कहता है। वो उसके ऊपर हमला करने जा ही रही थी कि वोल्केनो बीस्ट डर के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिल्वी उसे टक्कर मार ही देती है और वो टैंक के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर जाता है और वो उड़ता उड़ता एक पेड़ पे लटक चुका था। वो अपने स्वॉर्ड को लेने की कोशिश कर रहा है पर उसका हाथ पहुंच ही नहीं रहा। तभी वही छोटा सा रैबिट जो कि इसके जाल में फंसा था उसकी तलवार को वहाँ से ले जाता है और तभी वहाँ उस छोटे खरगोश का हट्टा कट्टा पप्पा आता है और जंगलों से उसके चिल्लाने की आवाज आती है। वहीं योशिको का बीस्ट हंटर गो ऐप 10 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और उसे लगता है कि अब तो वो फैक्शन 60 की टॉप गर्ल बन ही चुकी होगी और वो नीचे उतर के सबको अपना स्वागत करने को कहती है, लेकिन वो सभी उसे ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे वो मुझे इग्नोर करके चली गई थी। इसके बाद उसका बॉडीगार्ड उसे फैक्शन 60 के सबसे पॉपुलर लोगों की लिस्ट दिखाता है, जिसमें सबसे ऊपर सिल्वी होती है, नंबर 2 पे फ्रॉगी, उसके बाद सन और चौथे नंबर पे जाके योशिको का नाम आता है। वहीं दूसरी तरफ हाउ बता रहा था कि कैसे उसने सिल्वी को माउंटेन से लाके बचाया और वो सबसे ज्यादा उसे पसंद करती है, पर वो वैसा कह ही रहा था कि सिल्वी वैंग के पास चली जाती है। वहीं अगले सीन में फ्रॉगी पूरे मूड में है सिल्वी को खाने के, लेकिन तभी उस पे कोई हमला कर देता है। ये कौन था? लेकिन अपने पीछे वैंग को देख के वो डर जाता है और कहता है कि मैं तो बस उस पे नजर रख रहा था ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा
दे। इसके बाद वैंग सिल्वी के चारों तरफ एक सर्कल बना देता है। तुम अपना मैजिक यूज कर रहे हो, मुझ पे क्या भरोसा नहीं करते तुम? पर वैंग कुछ नहीं कहता और उसे घसीट के वहाँ से ले जाता है। इसके बाद योशी को भी वहाँ आ जाती है और वो सिल्वी का ब्लड पी के इमॉर्टल होना चाहती थी, पर जैसे ही वो उस सर्कल के पास पहुँचती है वहाँ एक धमाका होता है और वो पेड़ पे जाके लटक जाती है। इसके बाद सभी बच्चे सिल्वी के साथ खेल रहे थे। तभी मिस्टर ज़ुकांग वहाँ आते हैं। स्पिरिचुअल बीस्ट को स्कूल में लाना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन तभी वो हंसते हैं और सिल्वी को सहलाते हुए कहते हैं अगली बार से तुम इसका ध्यान रखना। वहीं दूसरी तरफ योशी को प्लान बनाती है कि वो उस बीस्ट को इतना ज्यादा बड़ा बना देगी कि वो उस सर्कल में फिट ही ना हो, और वो सिल्वी के पास एक पिल फेंकती है जिसे खाते ही वो लगभग स्कूल जितनी बड़ी हो जाती है। तभी एक स्टूडेंट टीचर के पास आके कहता है कि सिल्वी को यहाँ रखना खतरनाक हो सकता है। हाउ उसे डिफेंड करता है कि ये बहुत अच्छी है, और ज़ुकोंग भी कहते हैं यूनिकॉर्न्स बस घास फूस खाते हैं। तभी सिल्वी एक लड़की की तलवार खा जाती है, फ्रॉगी का घर तोड़ देती है और यहाँ तक कि टीचर पे हक देती है, जिसके बाद टीचर को भी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो उसे एक सेपरेट जगह पे ले आते हैं। हाउस से कहता है कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी बर्न करनी होगी। अगर वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आना चाहती है तो वो उसे घर में भी नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तभी वहाँ पे टीचर आते हैं और फिर वो सभी लोग बाहर चले जाते हैं और वो रूम में ताला लगा देते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद योशिको वहाँ पहुँच जाती है और वो एक स्टोन का यूज करके उसे इवॉल्व करना चाहती है ताकि वो इसका इस्तेमाल करके इस कंट्री पे कब्जा कर पाए। लेकिन तभी सिल्वी उस एवोल्यूशन स्टोन को खा जाती है और वो सभी उसके मुंह से उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं वैंग और हाउ सिल्वी के पास जा रहे थे, लेकिन तभी जहाँ सिल्वी थी वहाँ से एक लाइट निकलती है और सिल्वी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो वहाँ से भाग के शहर की तरफ आ जाती है। और ये खबर न्यूज तक भी पहुँच जाती है कि एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर ने सिटी में बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है और इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए वहाँ 7 स्टार स्क्वाड पहुँच जाती है। वो सभी सिल्वी के ऊपर साथ में हमला करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ हाउ पहुँच जाता है और वो सभी से कहता है कि वो सिल्वी पे हमला ना करें, वो निर्दोष है। लेकिन तभी वो हाउ को ही खा जाती है। वहीं दूर से ये फ्रॉगी और वैंग देख रहे थे। फ्रॉगी पूछता है तो क्या करने वाला बेटो तू, इसे भी मेरी तरह लात मारोगे क्या? लेकिन वैंग उसकी गर्दन पे से कपड़ा हटा देता है और कहता है कि इसे तुम रोकोगे। और न्यूज में खबर चल रही थी कि एक और मॉन्स्टर सिटी में पहुंच चुका है और ये वही डीमन किंग है जिसने कि 10 साल पहले सिटी पे हमला किया था। वहीं ये देख के ज़ुओ को यकीन हो जाता है कि अब तो वही जीतेंगे। तभी सिल्वी फ्रॉगी पे हमला कर देती है और वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो भी उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन वैंग उसे रोक के कहता है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करो, तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर उसने हम पे हमला कर दिया तो बहुत तबाही मच जाएगी। और जैसे ही सिल्वी उसके ऊपर हमला करने जाती है वैंग फ्रॉगी को अपना मुंह खोलने को कहता है और सिल्वी सीधा उसके पेट में पहुंच जाती है, जिसके बाद वैंग फ्रॉगी का मुंह बंद कर देता है। ऐसा करने की वजह से सिल्वी को चोट भी नहीं लगेगी और उसका स्पिरिचुअल फोर्स भी अब्सॉर्ब हो जाएगा। जिसके बाद फ्रॉगी उसकी सभी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और सिल्वी को बाहर उगल देता है और सिल्वी हाउ को उगल देती है और वैंग उस स्टोन को तोड़ देता है। एम्बुलेंस में हाउ को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। वहीं सिल्वी अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है और ज़ुओ सबको बचाने के लिए अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। ज़ुओ उस बीस्ट को प्रोटेक्शन के लिए अपनी कस्टडी में लेने जा रहा था, लेकिन वैंग उसे कहता है ये बीस्ट इस दुनिया के लिए नहीं बनी है और वो अपनी स्वॉर्ड से एक पोर्टल खोल देता है और उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ की उसी के जैसे क्रीचर्स रहते हैं। इसके बाद हम वैंग के पास का सीन देखते हैं जब वो इतुसा था और उसे वो स्वॉर्ड मिली थी, लेकिन दुकानदार उसके डैड को ड्रैगन स्लेयर बोल के एक नकली तलवार बेचने पे लगा हुआ था। और जब वो उसका दाम सुनते हैं वो वैंग को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं प्रेजेंट में हाउ सभी को कहानी सुना रहा था कि 4 स्वॉर्ड्समैन एक दूसरे से लड़ रहे थे ये डिसाइड करने के लिए कि नंबर 1 कौन है। लेकिन तभी वहाँ एक सफेद बालों वाली लड़की आती है और सभी को उनपे एक साथ हमला करने को कहती है और जब वो उस पे हमला करते हैं वो बड़ी ही आसानी से सभी को हरा देती है, पर उसे उनके पास भी वो स्वॉर्ड नहीं मिलती जिसे वो ढूंढ रही है। पर चंद कहता है कि तुम फालतू की कहानियां बना रहे हो ना। हाउ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये कंपटीशन मैंने लाइव देखा था। इसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में स्वॉर्ड प्रैक्टिस कराई जा रही थी और सबसे पहला नंबर वैंग और चन का था। चन उससे कहता है कि मुझसे पैसे मत मांगना, अगर तुम्हारी लकड़ी की तलवार टूट जाएगी तो। इसके बाद वो दोनों स्पारिंग शुरू कर देते हैं, पर इस दौरान चन की ही तलवार मुड़ जाती है जिसे पकड़ के चन रोने लगता है। वहीं वैंग की तलवार आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। तभी सन अपनी तलवारों पे से अपना कंट्रोल खो बैठती है और वो सभी तलवारें जाके वैंग की तलवार से चिपक जाती है। चन उसे निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता। वो सभी कंफ्यूज हो रखे थे कि आखिर लकड़ की स्वॉर्ड में इतना मैग्नेटिक फोर्स कैसे है। तभी लिन कहती है कि शायद ये अवेकनिंग स्टेज में जा चुका है। काफी समय तक अगर सेम स्वॉर्ड को यूज किया जाए तो वो अवेकनिंग स्टेज में चले जाते हैं। इस दौरान वो बड़े ही बौखलाए रहते हैं। वो आगे बताती है कि इस स्टेज में स्वॉर्ड एक बड़ी ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो कि सेम सेक्स के स्वॉर्ड को रिपेल करती है और ऑपोजिट को अट्रैक्ट। तो बेसिकली इन तलवारों के हार्मोन्स उछाल मार रहे हैं और ये किसी प्रकार का गुलू गुलू है। इसके बाद लिन सभी को स्वॉर्ड टूम में ले जाती है जहाँ की वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ रहती है और यही वो जगह है जहाँ वो उससे पहली बार मिली थी। और ये बेसिकली एक ग्रेवयार्ड है स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का। यहाँ वो सारी तलवारें फेंक दी जाती हैं जो कि ढंग से फौज नहीं होती। इसके बाद वो लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट को चन अपनी स्वॉर्ड दिखाता है। वो उस स्वॉर्ड को इंस्पेक्ट करके बताती है ये सीधा करने पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वहीं जब वैंग अपनी स्वॉर्ड को निकालता है वो सीधा लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट से जाके चिपक जाता है और ये देख के सन की स्वॉर्ड दुखी हो जाती है। बेचारा जिंके लिन की स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ कुछ करना चाहता था लेकिन ये सभी उन्हें अकेला छोड़
छोड़ने को ही राजी नहीं थे। तभी वहाँ ज़ो आ जाता है और वो अपनी तलवार भी ठीक कराने आए थे और इस तलवार को भी उस सफेद कपड़ों वाली लड़की ने मोड़ा है और वो लड़की भी एक लक्कड़ की स्वॉर्ड यूज करती है। तभी उन्हें कॉल आता है कि वो व्हाइट कपड़ों वाली लड़की फिर से आ चुकी है। तो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं जब तक आपकी तलवार ठीक नहीं हो जाती हम उसे संभालते हैं। वहीं उस सफेदी ने सभी स्वॉर्ड्समैन की तलवारों को मोड़ दिया था और ये सारी चीजें योशिको ऊपर खड़ी होकर देख रही थी। तभी एक सोल्जर आके योशिको को बताता है कि सभी स्टूडेंट्स इस तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसके साथी जो कि सफेदी से लड़ रहे थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद हाउ उस पे हमला कर देता है, जिसके बाद सन और लिन भी उसके ऊपर हमला करते हैं। पर उन तीनों के साथ में लड़ने के बावजूद भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो वैंग भी जिंके को लेने लगता है लड़ने के लिए, लेकिन वो उसकी सुन ही नहीं रहा था। स्वॉर्ड स्पिरिट पूछती है कि तुम मुझसे क्यों चिपके हुए हो। जिंके बताता है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, जिसके बाद वो कहती है कि मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो कि स्ट्रॉन्ग है और दूसरों को बचा सकते हैं। तो जिंके कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तभी सन उड़ती हुई उनकी तरफ आती है और वैंग उसे पकड़ लेता है और उस लड़की ने सभी को हरा दिया था। जिसके बाद वो जिंके के ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन जिंके उससे पहले ही उसके ऊपर हमला कर देता है। जब वैंग उसका चेहरा देखता है उसे याद आता है कि बचपन में उसने जिद करके वो वुडन वाली स्वॉर्ड ले ली थी, लेकिन दुकानदार ने उसका कवर अपने पास ही रख लिया था और उनसे कहा था कि वो गुम हो चुकी है। वहीं प्रेजेंट में वैंग जिंके को पकड़ के उस लड़की पे मारता है और वो लड़की उसकी कवर थी। जिसके बाद उसे सजा दी जाती है कि जिन तलवारों को भी उसने टेढ़ा किया था वो उनको सीधा करेगी और वो बेचारी रिपेयर करते करते रोने लगती है। वहीं अगले दिन 7 स्टार स्क्वाड ट्रेन में कुछ लोगों का पीछा कर रही थी, लेकिन वो लोग बोगी को अलग कर देते हैं और वहाँ से बच के भाग जाते हैं। वैंग को लग रहा था कि उन्होंने कीमती ऑक्शन का सामान चोरी कर लिया है, पर तभी लॉर्ड थंडर वहाँ आता है और कहता है तुम इसे ढूंढ रहे थे। वहीं योशिको के पास वही चोर पहुँचते हैं, पर जब वो उस सामान को निकालते हैं वो असल में बॉम्ब था और वो ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैंग एक बच्चे के साथ कार्ड गेम्स खेल रहा था, जहाँ वो बच्चा वैंग को आसानी से हरा देता है और वो बच्चा कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम क्यों हारे, क्योंकि तुम एक नूबड़े हो। इसके बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ की ह्यूमन वर्ल्ड से 10,000 से भी ज्यादा आइटम्स को इकट्ठा किया गया है। ऑक्शन का सबसे पहला आइटम एक बुक है, जिसे कि हजारों साल पहले सन और टैंक फैमिली के बीच में ट्रेड किया गया था और इसमें काफी सारे फॉरबिडन स्पेल्स हैं और इसी की वजह से इस आइटम के लिए बिड सिर्फ टैंक और सन फैमिली ही कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वैंग ने फिर से बहुत सारे कार्ड्स मंगवाए हैं, लेकिन पहले बॉक्स में सारे के सारे कार्ड्स बेकार निकलते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी 2 बॉक्स पड़े हुए हैं। वहीं ऑक्शन में एक लाल अंडरपैंट बेची जा रही थी और बताया जा रहा था कि पुराने जमाने में इसे ताकतवर कल्टिवेटर्स पहना करते थे और ये न्यूक्लियर अटैक्स को भी झेल सकती है। वहीं घर पे वैंग की मॉम पूछ रही थी कि वैंग की लाल वाली पैंट कहाँ है। उसके फादर बताते हैं कि वो काफी पुरानी हो गई थी, तो मैंने उसे फेंक दिया। जो उस पैंट को खरीदना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उसका प्राइस सुनता है उसके हाथ से फोन गिर जाता है। इसके बाद वैंग बाकी के दोनों डब्बे भी खोल देता है, लेकिन फिर भी उसे एक भी अच्छा कार्ड नहीं निकलता। उसकी फूटी किस्मत देख के बच्चे भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वैंग भी ऑक्शन को देखने लगता है, जहाँ की उसी आइटम को सेल किया जा रहा था जिसे कि लॉर्ड थंडर ने बचाया था। ये एक विश बॉक्स है जिसका प्राइस उन्होंने 10 मिलियन रखा था और इसके पीछे योशिको और सन फैमिली के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। सन फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे, पर वो इस आइटम के लिए अपनी केव को भी गिरवी रखने को तैयार थे और वहाँ बिडिंग की लड़ाई होते होते 40 मिलियन तक पहुँच जाती है। योशिको को यकीन था कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई भी फैमिली उससे ज्यादा बिड नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी 45 मिलियन की बिड लगती है। ये देख के वो कहता है एक सेकंड, आपने तो कहा था आपके पास इतने पैसे नहीं है। हाँ मेरे पास नहीं थे, पर वो जो पैंट बिकी वो मेरे कलेक्शन में से थी। तभी मास्टर जुओ को एक कॉल आता है। वो आइटम लॉर्ड थंडर को बिकने ही वाला था कि वो सीधा 87 मिलियन की बिड लगा देता है और ये कॉल उसे वैंग ने किया था। इसके बाद रात को वो वैंग के पास जा रहे होते हैं और लॉर्ड थंडर उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं होता कि जुओ को इतने सारे पैसे एक बच्चे ने दिए थे, पर कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे ही पता है कि उसे अनसील कैसे करते हैं। तभी वैंग उसको नीचे फेंक के तोड़ देता है, जिसके बाद उस बॉटल में से शेनरॉन एक सेकंड ड्रैगन बाहर आता है। वो ड्रैगन वैंग की कोई भी विश पूरी कर सकता था। जो भी घबराया हुआ था कि आखिर वैंग क्या मांगेगा, लेकिन तभी वो अपनी तलवार निकालता है और उस ड्रैगन को काट देता है। ये आपने क्या किया, इस पे 87 मिलियन लगाए थे और ऐसे ही बर्बाद कर दिया। वहीं वो ड्रैगन एक कार्ड बन चुका था और इसने इतना सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो इस नालायक बच्चे को हरा सके। अगले दिन स्कूल में चैन कह रहा था कि वो गाला में लिन को इनवाइट करने का सोच रहा है, लेकिन तभी वहाँ लिन आके कहती है तेरे साथ कौन जाएगा बे, और हाँ उस पे हंसने लगता है। हंस क्या रहा है बे, तेरे पास है कोई लड़की? हाँ है ना, मैं योशिको को इनवाइट करने जा रहा हूँ। अबे ओ फूले हुए पतीले, औकात में तो रह ले। पर हाउ कहता है कि वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ उसे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत होगी, तो वो भरोसेमंद इंसान मैं बनूंगा। और वो चैन से कहता है कि वो सन को इनवाइट करे, साल में एक ही बार तो गाला आता है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जाओ जल्दी। लेकिन जब चैन उसे इनवाइट करने ही वाला था कि सन वैंग से गाला के लिए पूछ लेती है और ये देख के बेचारे चैन का दिल दिन में दूसरी बार टूट जाता है। वहीं शाम को चैन और हाओ एक दूसरे के सामने आते हैं और पागलों जैसे हंसने लगते हैं और बेचारे रिजेक्शन के गम में गले लग के रोने लगते हैं। इसके बाद गाला का दिन आ जाता है, जहाँ की सभी ट्रेडिशनल कपड़े पहन के पहुंचे थे, पर चैन की हमेशा की तरह किस्मत फूटी हुई है और वो ट्रैफिक में फंसा पड़ा है। वहीं सन सभी का स्वागत करती है और वो कहती है कि जो भी कपल्स हैं वो कूपन लेके यहाँ का टूर कर सकते हैं और उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स और ड्रिंक्स भी मिलेंगी। और 11 बजे रात को लोटस के पास वो एंसेस्टर्स को वर्शिप करेंगे, जहाँ पे सभी को सन फैमिली का सीक्रेट पिलर दिखाया जाएगा, जिसके बाद सभी अंदर जाने लगते हैं।
हाउ वैंग से कहता है हम क्या करेंगे अब। तभी सन का बॉडीगार्ड वैंग को वीआईपी एंट्रेंस से अंदर आने को कहता है। इसके बाद वैंग और सन साथ में घूम रहे थे। सन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है जब हम पिछली बार यहाँ आए थे। वैंग सोच रहा होता है यहाँ हम पिछले साल ही आए थे, पर ऐसा लगता है कि जैसे कई साल बीत गए हैं। इसके बाद सन उससे कहती है कि उसके पेरेंट्स घर पे नहीं है तो डिनर करने के लिए सिर्फ डिनर करने के लिए मेरे घर क्यों नहीं आते। और क्योंकि वैंग थोड़ा अकल से पैदल है वो कहता है हाँ तो जाऊंगा, पर क्रिस्पी नूडल्स है ना तुम्हारे पास। सन हाँ कहती है, जिसके बाद वैंग मान जाता है। इसके बाद सन खुशी खुशी उसे घर के अंदर ले जाने लगती है, पर उसके सारे प्लान पे पानी फिर जाता है क्योंकि उसके दादाजी अंदर ही बैठे हुए थे। इसके बाद वो सभी डिनर कर रहे थे और वैंग बस अपने क्रिस्पी नूडल्स खा रहा है। सन के दादाजी उससे पूछते हैं तुम्हारा मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ क्या रिश्ता है। सन उसके लिए जवाब देने ही वाली थी, लेकिन वो अपने दादाजी से डर जाती है। इसके बाद वो उससे पूछते हैं तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं। वैंग बताते हैं कि वो थोड़े नल्ले से आदमी हैं और वेब पे आर्टिकल्स लिखते हैं। तभी दादाजी सन से पूछते हैं तुम्हारा सेमेस्टर कैसे चल रहा है। सन बताती है कि उसने फाइनल फाउंडेशन फेस पूरा कर लिया है और गोल्डन फेस की तैयारी कर रही है। इसके बाद वो वैंग से पूछते हैं। वैंग बताता है कि वो प्राइमरी फाउंडेशन फेस में है और उसकी फोर्स वैल्यू 5 है। ये सुन के दादाजी को गुस्सा आ जाता है। मेरी गैर हाजिरी में सन फैमिली का दिवाला निकल गया और अब तुम इस निठल्ले को यहाँ लेकर आ गई। अभी के अभी बाहर निकल जाओ दोनों यहाँ से। तभी सन का बॉडीगार्ड कहता है मास्टर आप सन फैमिली के रूल्स को नहीं तोड़ सकते। इसके बाद वो शांत हो जाते हैं और वैंग से कहते हैं कि अगर तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें 3 ट्रायल्स में पास होना होगा। इसके बाद वो उसे फर्स्ट ट्रायल में ले जाते हैं जहाँ वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आखिर इसे पास कैसे करना है और उनका स्कोर काफी ज्यादा आया था। और इसके बाद वैंग की बारी थी। सन उसे थोड़ा ध्यान रखने को कहती है। वैंग जाता है और बड़े ही आराम से उस पे हथौड़ा रख देता है। ये देख के सभी लोग हंसी रहे थे कि वो मशीन टूट जाती है, जो देख के दादाजी की आंखें बाहर आ जाती हैं। इसके बाद अगले ट्रायल में उसे बो शूट करना था, तो ये भी दादाजी उसे करके दिखाते हैं और टारगेट वहाँ पहाड़ों के बीच था, जहाँ की बॉडीगार्ड टारगेट की लोकेशन को एडजस्ट कर देता है जिससे कि दादा का एरो सीधा उसमें जाके लगता है। इसके बाद वैंग की बारी थी, लेकिन दद्दू ने ऑर्डर दिया था कि वो अच्छे से छुप के रहेंगे ताकि वैंग का निशाना चूक जाए। जब वैंग एरो शूट करता है वो दोनों झुक जाते हैं जिससे उसका निशाना चूक जाता है। दद्दू कहते हैं वाह ये तो काफी तेज था पर तुम्हारा निशाना चूक गया। वैंग कहता है रुको जरा, और वैंग का एरो दुनिया का एक चक्कर लगा के वापस आता है और पूरे पहाड़ को ही उड़ा देता है। वहीं ये सब देख के दद्दू को गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो उसे थर्ड ट्रायल के लिए लेके जाते हैं और इस ट्रायल में वैंग को दद्दू के साथ फाइट करनी थी। वो कहते हैं सन आज से 60 साल पहले तुम्हारी दादी ने भी यही ट्रायल को पार किया था मुझसे शादी करने के लिए। वहीं वैंग उनके हाथ में हथियार देख के खुद भी कोई हथियार ढूंढने लगता है और वहाँ से जाके सीधा उनका सेक्रेट पिलर उठा लेता है। ये देख के दद्दू सदमे में आ जाते हैं। तुम इसे कैसे उठा सकते हो, ये नामुमकिन है। सन बताती है कि ये सन फैमिली का सेक्रेट पिलर है और इसका वजन लगभग 7000 किलो है। इस वेपन को सिर्फ सन फैमिली के फाउंडर ही उठा सकते थे और उनके बाद कोई भी इसे नहीं उठा पाया। ये सब सुन के वैंग घबराता हुआ उसे नीचे रख देता है जिससे वहाँ भूकंप आ जाता है। जिसके बाद वो सभी वैंग के सामने अपना सर झुका लेते हैं और वो वैंग को भगवान समझने लगे थे। जिसके बाद सन और वैंग बाहर जाके अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। वहीं ये सारी चीजें दूर बैठ के एक डीमन देख रहा था। जिसके बाद सीक्रेट रिचुअल का टाइम हो चुका था और इस पूल में से सीक्रेट पिलर बाहर आने वाला था, लेकिन वहाँ से कुछ आता ही नहीं। ये देख के दद्दू को वैंग पे शक हो जाता है क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ वही है जो कि उस पिलर को उठा सकता है। पर असल में जब वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए थे योशिको वहाँ पहुँचती है जो कि उसी पिलर को चुराने इस फेस्टिवल में आई थी। इसके बाद वहाँ 7 स्टार स्क्वाड पहुँच जाती है उस पिलर के बारे में पता लगाने के लिए। वहीं दादाजी वैंग से माफी मांग रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके बुरा भला बोलने की वजह से वैंग ने उसे कहीं छुपा दिया है। लेकिन तभी वहाँ लॉर्ड थंडर आते हैं और वो सभी को बताते हैं कि वैंग पूरा टाइम सन के साथ था और वो यहाँ से कभी गया ही नहीं, तो उसने वो पिलर नहीं चुराया है। और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं वो पिलर अपना साइज छोटा या बड़ा कर सकता है, तो किसी ने एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके उसका साइज बहुत छोटा कर दिया होगा और जाके देखो वो पिलर वहीं होगा। दादाजी जब वहाँ देखने जाते हैं वो कहते हैं कि लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद थंडर वहाँ देखने जाता है, अरे पिलर कहाँ है, और बेचारे का भरे बाजार में पोपट हो जाता है। जिसके बाद वैंग सभी को सीसीटीवी फुटेज देखने को कहता है, जो सुन के सभी हैरान हो जाते हैं कि उनका दिमाग क्यों नहीं चला। जब वो सभी वीडियो देखते हैं उन्हें उसमें योशिको दिखती है जो कि वहाँ पहुँचने के बाद कैमरा तोड़ देती है। इसके बाद योशिको कहीं पहुंची हुई थी और एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, पर बार बार सन का कॉल आने की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी और जब वो कॉल उठाती है सन उस पर चिल्लाने लगती है और वो उसे गेट खोलने को कहती है, लेकिन योशिको अपना फोन लावा में फेंक देती है। इसके बाद फिर से वो रिचुअल परफॉर्म करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बड़ा ही शोर होने लगता है और बाहर हाउस स्पीकर पे गाना गा रहा था। इसके बाद योशिको गुस्से में बाहर आती है और सभी को यहाँ से जाने को कहती है, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेगी। सन प्रूफ दिखाते हुए कहती है मेरा पिलर मुझे वापस करो, लेकिन योशिको कहती है कि मैं वहाँ गई जरूर थी लेकिन मैंने कुछ नहीं चुराया। तभी जिनके सन को बताता है कि उसे पीछे पहाड़ी से सीक्रेट पिलर की एनर्जी फील हो रही है, तो सन वो पहाड़ी चेक करना चाहती थी, लेकिन तभी योशिको अपने सभी बॉडीगार्ड से उन पे हमला करने को कह देती है और वो तीनों चारों तरफ से घिर जाते हैं। लेकिन वैंग वहाँ से गायब हो चुका था और योशिको फिर से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी वैंग वहाँ पहुँच जाता है और उससे पिलर वापस लौटाने को कहता है, लेकिन योशिको उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन आगे फिर से उसके वैंग खड़ा था और वो फिर से पिलर वापस लौटाने को कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो मेरे पास नहीं है और फिर से आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब वो आगे देखती है वैंग उसके सामने ही खड़ा था
था, जिसके बाद वो एक स्क्रोल से एक डीमन को समन करती है और आगे जाने लगती है। लेकिन अगले ही पल वो डीमन जमीन पे पड़ा था और वैंग अभी भी उसके आगे खड़ा है। जिसके बाद वो और भी डीमंस को समन करती है, लेकिन वैंग आसानी से उन सभी को हरा देता है। ये देख के वो घबरा जाती है और भी डीमंस को समन करने लगती है, लेकिन वैंग उसके स्क्रोल को ही काट देता है और तभी वो टेलीपोर्ट होके कहीं और पहुंच जाते हैं। योशिको कहती है कि सब बर्बाद हो गया। वैंग उससे पूछता है हम है कहाँ। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वैंग उसे मार नहीं जा रहा था कि उसके सामने ज़ुओ आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के सारे पैरों को काट के मार गिराता है और वैंग के पास जाके कहता है मास्टर आपसे मिलके अच्छा लगा। योशिको कहती है तुम कैसे बच गए। ज़ुओ कहता है मास्टर आपने मुझे फॉरेन में जाके ट्रेनिंग करने को कहा था और योशिको की फैमिली के बारे में पता करने को कहा था। मेरी रिसर्च के दौरान मुझे पता लगा कि योशिको की फैमिली काफी सालों से ह्यूमन वर्ल्ड में डीमंस को पकड़ रही है और जो डीमंस भी क्यूमिया फैमिली के वोल्केनो में गए वो कभी वापस ही नहीं आए। तो मैंने क्यूमिया प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टिगेट करने का सोचा, पर वहाँ इसने मुझे पकड़ लिया और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उस वोल्केनो में एक सील थी और जो भी डीमंस उसमें डाले गए थे वो इस जगह पे पहुंच जाते थे। उन्हें इतना भूखा रखा गया कि वो एक दूसरे को ही मारने लगे और जो भी एंड में बचता उसे डीमन किंग बना दिया जाता और जिन डीमंस ने हमारी कंट्री पे हमला किया था उन्हें यही भेज रही थी। योशिको कहती है कि ये सारी बातें सच है, लेकिन जब डीमन किंग बनने ही जा रहा था फोर्स फील्ड उसे कंट्रोल नहीं कर पाई और इसीलिए वो सन का सीक्रेट पिलर चुराने गई थी ताकि वो फोर्स फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर पाए, लेकिन वो भी उसे हिला ही नहीं पाई। तभी उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तभी उस जगह पे सीक्रेट पिलर पहुंच जाता है और वो फोर्स फील्ड टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से सारे डीमंस बाहर निकलने लगते हैं और आसपास के इलाकों में हमला कर रहे थे। तभी सीक्रेट पिलर फिर से छोटा हो जाता है और जिसने सीक्रेट पिलर को उठाया था वो और कोई नहीं बल्कि फ्रॉगी था। इसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ ज़ुओ डीमंस को ढूंढ रहे थे अपनी स्क्वाड के साथ। वो एक छुपे हुए डीमंस को ढूंढने ही वाले थे कि वहाँ फ्रॉगी पहुंच जाता है और वो कहता है कि बच्चों ने कुछ ड्रिंक्स मंगाई थी और वो वही लेने आया था। डीमन को ढूंढने के लिए ज़ुओ उसकी मदद मांगता है। फ्रॉगी उससे गलत डायरेक्शन दे के कहता है कि वो 300 मीटर दूर है, जिसके बाद ज़ुओ वहाँ से चला जाता है और फ्रॉगी उस डीमन से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी वो कहता है आप भले ही पहले से अलग दिख रहे हैं, लेकिन आपकी ताकत वही है, आप ही हमारे डीमन किंग हो ना, प्लीज आप डीमन रेस को बचा लीजिए। पर फ्रॉगी कहता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में काफी सालों से रह रहा हूँ, मेरा डीमन से कोई रिश्ता नहीं है। डीमन वर्ल्ड की मेरे पास बस गिनी चुनी ही यादें बची हैं। मैं बिना किसी लड़ाई के नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था जब तक कि मुझे ये ना पता लग जाए। इसके बाद हम उसी दिन का सीन देखते हैं जिस दिन बेचारे फ्रॉगी का इन हराम के पिल्लों ने दिल तोड़ा था। वो इस चीज से दुखी होकर वापस वहीं जा रहा था जहाँ की उसे वो डीमन मिला था और वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है जब तक कि मुझे पता नहीं चल जाता कि ना ही मैं ह्यूमन हूँ ना ही डीमन। तभी वो डीमन उसे कुछ खाने को देता है। इसके बाद वो उसे वहाँ ले जाता है जहाँ की बाकी के डीमंस थे। यहाँ फ्रॉगी सभी से कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हम जिए या मर जाएं, क्या तुम अपनी सारी जिंदगी ऐसे चूहों की तरह जीना चाहते हो। और वो एक लंबी चौड़ी स्पीच देके सभी डीमंस को मोटिवेट करता है। तभी वो डीमन कहता है कि वो क्यूमिया फैमिली ही है जिसने डीमंस को पकड़ा था, सिर्फ फोर्स फील्ड को तोड़कर ही हम डीमंस को आजाद कर सकते हैं। वहीं जब योशिको उस पिलर को निकालने की कोशिश कर रही थी, फ्रॉगी लिन का भेस बना के आता है और उसे मार के पिलर खुद उठा लेता है। उसने इसे इसलिए चुराया था ताकि वो उसका यूज करके फोर्स फील्ड को तोड़ सके और सभी डीमंस को आजाद कर सके। वहीं प्रेजेंट में फोर्स फील्ड के टूटने की वजह से सभी डीमंस वहाँ से बाहर आने लगते हैं। वहीं फ्रॉगी के मुंह में सन का सीक्रेट पिलर देख के वैंग इन सब के बारे में उससे पूछता है, पर उसे देख के फ्रॉगी डर जाता है और उसके मुंह से वो छड़ी भी गिर जाती है। तभी वहाँ बाकी के डीमंस पहुँच जाते हैं और वो सभी फ्रॉगी से कहते हैं कि वो वैंग को जल्दी से खा जाए, लेकिन फ्रॉगी कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सब देख के वैंग फ्रॉगी का प्लान समझ जाता है और वो उसे सबक सिखाने के लिए अपनी तलवार निकाल ही रहा था कि फ्रॉगी डर जाता है। अरे अरे तुम हिंसा पे क्यों उतर रहे हो, ये मामला तो हम शांति से भी सुलझा सकते हैं। वहीं पीछे खड़े डीमंस को समझ नहीं आ रहा था कि फ्रॉगी उस तुच्छे से ह्यूमन को खा क्यों नहीं रहा है। फ्रॉगी वैंग से कहता है मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उन तीनों सवालों का सही जवाब दे दिया तो सभी डीमंस सरेंडर कर देंगे, लेकिन तुम अगर सही जवाब नहीं दे पाए तो सनलैंड पे हमारा कब्जा होगा और तुम ये जगह छोड़ के वापस अपनी कंट्री चले जाओगे। डीमंस वहाँ हमला करने नहीं आएंगे, जिसके लिए वैंग बड़ी ही जल्दी मान जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि वो हर सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से दे देगा। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रॉगी उससे अरिथमेटिक का पूछता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने स्कूल में कभी पढ़ाई में ध्यान दिया ही नहीं, तुम्हारे मैथ के प्रॉब्लम्स एनलाइटेंड पेंसिल सॉल्व करती थी, तो तुमसे ये सवाल तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसा फ्रॉगी ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वैंग बड़ी ही आसानी से उस इक्वेशन को सॉल्व करने लगता है, जो देख के फ्रॉगी का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसे तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद दूसरे सवाल में फ्रॉगी उससे कुछ प्लैनेट्स का मास कैलकुलेट करने को कहता है, पर इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था, तो वो अपने मैजिक का यूज करके 3 प्लैनेट्स को अर्थ के पास ले आता है और उस सवाल को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके सॉल्व करने लगता है। पर ये देख के फ्रॉगी घबरा जाता है क्योंकि इससे तो पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा और वो उसे सब कुछ रोकने को कहता है। अरे ठीक है, तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा, बंद करो ये सब। जिसके बाद फ्रॉगी को तीसरा सवाल पूछना था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर पूछे क्या, क्योंकि वैंग को तो लगभग सारी चीजें पता थी और काफी देर तक सोचने के बाद वो उससे पूछता है मेरा जन्मदिन कब आता है, लेकिन वैंग को ये चीज नहीं पता थी। ये सुन के फ्रॉगी इमोशनल और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इतने सालों से मुझे लगता था कि तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो, पर तुमने और बाकी सभी ने मुझे बस एक डॉग की तरह समझा और अब तुम डीमंस को यहाँ से भगाना
चाहते हो, जबकि वो तुम ही हो जिसने कि हमारे डीमन वर्ल्ड को तबाह किया था और ये क्यूमिया फैमिली ही डीमंस को पकड़ के एक जगह बंद कर रही है। ये बोलते बोलते फ्रॉगी गुस्से में अपने असली रूप में आ जाता है। अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है और वो वैंग पे हमला कर देता है, पर वैंग उसे रोक कर फ्रॉगी पे वापस से हमला कर देता है। पर उसी वक्त फ्रॉगी टाइम को रोक देता है, लेकिन ये भी वैंग को रोकने के लिए काफी नहीं था और वो फ्रॉगी को खींच के लात मारता है। इसके बाद फ्रॉगी टाइमलाइन को रिवर्स कर देता है और फिर से उसे मारता है, लेकिन इस बार वैंग अपनी तलवार निकालता है और उसे मार देता है। फ्रॉगी फिर से टाइम रिवर्स करता है, लेकिन इस बार वैंग उसे घुमा के फेंक देता है। वैंग उसे ये सब बंद करने को कहता है। फ्रॉगी कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं हरा सकता, पर जब तुम बच्चे थे तब तो मैं हरा सकता हूँ, और वो वैंग को छोटा सा बच्चा बना देता है। पर फ्रॉगी इस बार भी गलत था। छुटकू वैंग एक छोटा सा पत्थर उठा के उसकी तरफ मारता है, जिससे कि वो उड़ता हुआ पीछे जाता है, जिसके बाद वैंग उसके ऊपर बैठ के अपने नन्हे हाथों से उसे मुक्के मारने लगता है। फ्रॉगी को यकीन नहीं होता कि जब वैंग पैदा हुआ था तब भी इतना ज्यादा ताकतवर था। फ्रॉगी समझ जाता है कि वो अपनी टाइम पावर का यूज करके वैंग को नहीं हरा सकता, तो वो समय के अंत में उसे कैद करने की सोचता है और इसीलिए वो